बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आरआर बैच में क्या होगा, कैसे होगा, क्या फायदा मिलेगा हमको, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। 2024 का जो एग्जाम हुआ था, जो उसका जो आउटकम आया, उसके बाद इतने नंबर आने पर भी कई बच्चों का नहीं हुआ, तो ये मानकर चल रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि 25 का ऊपर जो अच्छे लेवल का आ सकता है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या ना, एग्जाम में वो टेम्परामेंट होता है कि 3 घंटे में, उन 3 घंटों में तुमने क्या किया। वो 3 घंटे बड़े, और उन 3 घंटों के लिए आपको कई सारे घंटे, कई सौ घंटे आपको जलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ही वो एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा। वो आप बायोलॉजी पढ़ना क्यों चाह रहे हो? क्या मतलब आप मेरे क्षेत्र में प्रवेश करा? मैं आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहता। ये क्या है ना, इंटरलिंकिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ। रीजन ये है, हेलो कमांडोस, कैसे आप सभी लोग? तो बेटा बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों से मुलाकात हुई है इस सेशन में, कमांडर स्टॉक में। बेसिकली आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हम लोग जो है, कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आरआर बैच में क्या होगा, कैसे होगा, क्या फायदा मिलेगा हमको, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्या ये बिल्कुल बेसिक से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काम का बैच है। तो बहुत सारी बातें मैं और अमर सर आपसे डिस्कस करेंगे। और अभी केमिस्ट्री वाले जो है क्लासेस में व्यस्त हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो अभी हम दोनों फ्री थे, तो हमने कहा चलो हम दोनों जो है आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं और आपसे कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कई बार कम्युनिकेट ही बहुत कम कर पाते हैं एक्चुअली। कि मैं तो तब भी कोशिश करता हूँ मॉर्निंग मोटिवेशन के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होने की, लेकिन सर लोग जो है बहुत हाईली ऑक्यूपाइड है, जब से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के काम आपको देखने पड़ रहे हैं। अभी आपका एंगेजमेंट कैसा है सर? अभी एंगेजमेंट सर मेरा बहुत बढ़िया शानदार वाला एंगेजमेंट है। सुबह 8 बजे मैं आता हूँ, 8 बजे ऑफलाइन क्लास शुरू करता हूँ। 8 से 10 अपनी ऑफलाइन का बैच होता है। उसके बाद 10 बजे बाद बच्चों को तो ब्रेक होता है, और वही हमारा भी ब्रेक होता है। लगभग एक 45 मिनट के आसपास का एक ब्रेक हम लेते हैं। 30 से 45 मिनट चाय वाय आती है जो हमारी 10:30 बजे इसकी है। उसके बाद हमें मास्टर क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि टारगेट बैच में हमारा मेन लेक्चर भी जाता है और मास्टर क्लास। कुल मिला के पूरा दिन आपका ऑक्यूपाइड। पूरा कितने बजे आप? 7 बजे निकलते हैं सर यहाँ से। 7 बजे, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं ना, ठीक है ना। हाँ। तो अभी ये सारी मेहनत हम किन के लिए कर रहे हैं? सारी मेहनत हम अपने कमांडोज के लिए कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो हाँ। नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। ऐसा चाहते हैं कि रिजल्ट तो आए बेटा ना। क्योंकि देखो 2024 का जो एग्जाम हुआ था, जो उसका जो आउटकम आया, उसके बाद इतने नंबर आने पर भी कई बच्चों का नहीं हुआ, तो ये मानकर चल रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि 25 का ऊपर जो है अच्छे लेवल का आ सकता है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें दो ही चीजें हैं लाइफ में, दो ही चीजें बेटा, या तो जो है वो, या तो आप जो है वो फोड़ दो या छोड़ दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ भी चुके हैं, ठीक है। और जो जंग में अभी भी है ना, देखो जंग में जीतेगा वही योद्धा जो जंग में शामिल है। जो शामिल नहीं है ना, वो जीत नहीं सकता कभी वो, ठीक है। या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, और यदि आपने जो है वो लड़ाई को छोड़ दिया है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है। एक्चुअली क्या होता है ना, किनारे पे खड़े रह के ये कहना बहुत आसान होता है, अरे ये क्वेश्चन क्या था, ये तो मैं ऐसे ही कर देता, मैं ऐसे ही कर लेता। एक्चुअली होता क्या ना, एग्जाम में वो टेम्परामेंट होता है कि 3 घंटे में, उन 3 घंटों में तुमने क्या किया। वो 3 घंटे बड़े, और उन 3 घंटों के लिए आपको कई सारे घंटे, कई सौ घंटे आपको जलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ही वो एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा वो 3 घंटे का, है ना। वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे जानना चाह रहे हैं आरआर बैच के बारे में। तो सबसे पहले तो बता दो बेटा कि जो आरआर बैच है, इसका नाम किसी फिल्म या मूवी से इंस्पायर होकर नहीं रखा गया है। वो तो कोइंसिडेंस है कि मैच कर गया वो सेम टाइम पर। इसका पूरा नाम है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच के, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। तो ये अपने आप में बात क्लियर कहता है कि ये उन बच्चों के लिए क्या काम करेगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कभी नहीं। मतलब ऑनेस्टली आंसर देना सर। देखो ऑनेस्टली आंसर ये है कि जो फिजिक्स इम्पोर्टेंट है, जो जीरो पे बैठे हैं उनको तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब ये सिंपल बात है ना, नाम हमने बोल रहे हैं ना, रिपीटर्स। मतलब बच्चा रिपीट कर रहा है, मतलब वो एक बार पढ़ चुका है। रैपिड फास्ट चलेगा, और रिवीजन, तो सब चीजें मतलब हम लोगों ने उसको बैच के नाम से क्लियर कर लो। रिपीटर्स के लिए है
रैपिड है और रिवीजन है। मतलब कुछ रिवीजन कब करेगा आदमी, जब कुछ पढ़ा होगा तब करेगा। अब तुम बेसिक से कुछ भी नहीं पढ़े हो तो तुम कैसे रिवाइज कर लोगे, बता दो मेरे को। के हाउ वन कैन रिवाइज यदि उसने पढ़े ही नहीं है शुरू से, ठीक है, तो वो तो दिक्कत है ना बेटा। तो मतलब रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच में उन बच्चों के लिए बहुत काम का है जिन्होंने एक बार कुछ पढ़ रखा है, एक साल तैयारी किया था, इस बार फटाफट रिवाइज करना है। किसी कोचिंग में जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, किसी कोचिंग में जा रहे थे पर छोड़ दिया है, अब कैसे करना है, या किसी कोचिंग इस बार गए नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत काम का बैच है। क्या बोलते सर? बिल्कुल, इसे आप एक तरह से ये कह सकते हो कि ये फास्ट ट्रैक बैच है, फॉर ईयर लॉन्ग बैच का फास्ट ट्रैक वर्जन है, या आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में कह सकते हो क्रैश कोर्स का एक्सटेंडेड वर्जन है। हाँ, मतलब दोनों चीजें, या तो आप मान लो कि मेन कोर्स जो चलता है साल भर टारगेट बैच फोकस, उसका इस बार का फोकस डिफरेंट है। टारगेट बैच मान समझे कि उसका ये कंडेंस वर्जन है, या क्रैश कोर्स का एक्सटेंडेड वर्जन है, दोनों के बीच में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वो बैच है जिस बैच को ज्वाइन करने के बाद क्रैश कोर्स आपको टोटली फ्री मिलता है। मतलब क्रैश कोर्स आप मार्च में ज्वाइन करोगे, उसके पहले इसको ज्वाइन कर लो तो क्रैश कोर्स अपने आप इंक्लूड हो गया उसमें। तो 2 रिवीजन आपको मिलते हैं पूरे, एक इसमें और एक क्रैश कोर्स में रिवीजन मिलता है। बिल्कुल। अब सर ये बताओ मेरे को कि क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में और आरआर बैच के लेक्चर में क्या फर्क होता है, बेसिकली बच्चे जानना चाहते हैं वाले। एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि अभी जो हम आरआर बैच में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी कि लगभग बायो के लिए हम 40 के आसपास लेक्चर असाइन करने वाले हैं, केमिस्ट्री के लिए अप्रोक्सीमेटली 40, फिजिक्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास। मतलब ये हो गया लगभग 130 से 140 लेक्चर्स के आसपास का ये बैच हमने है। और यहाँ पे थोड़ी ड्यूरेशन भी क्या है कि टेंटेटिव फिगर है। हाँ, टेंटेटिव है। मतलब अब ऐसा नहीं कि उंगली लेके बैठ जाओ 40 क्यों नहीं हुए करके भाई। हाँ, मतलब ये क्या बोलते हैं कि अब लगभग 130 दिन के आसपास हो गया हमारा। और फिर ड्यूरेशन, जो लेक्चर ड्यूरेशन है वो भी 45 मिनट से लेकर के 2 घंटे के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। मतलब वो डिपेंड करेगा कि जैसे हम प्लानिंग करेंगे बैठ के भाई इतना इसमें देंगे, फिर इसके बाद इसमें लेक्चर में आएगा करके, इस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ डेज है जो क्लास चलेगा वो भी काफी दिन होगा। मतलब अभी से हमने चालू करने के बाद में दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, लगभग 2.5 महीने मिनिमम आपका बैच चलने वाला है। मार्च में भी कुछ एक्सटेंडेड कुछ पोर्शन तक रहेगा। लेकिन क्रैश कोर्स के साथ में सिनेरियो क्या है कि क्रैश कोर्स आपको हार्डली 20 वर्किंग डे प्रोवाइड करता है। 20 into 3 60 डेज, 60 लेक्चर्स, और ईच लेक्चर 45 to 60 मिनट या मैक्सिमम 90 मिनट। मतलब मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर शब्दों में बोलूंगा कि बेसिकली क्रैश कोर्स में क्या होता है कि हर चीज का एकदम ब्रीफ में बात किया जाता है उसमें, और उसमें बेसिकली हमारा फोकस होता है थ्योरी कंटेंट को ब्रीफ में रिवाइज करने में, ताकि चीजें याद रहे आपको, ठीक है ना। आरआर बैच में क्या होता है कि हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको साथ में सॉल्व करवाते हैं और फिर उससे जुड़ी हुई थ्योरी बताते हैं आपको। देखिए जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग पहले थ्योरी का लेक्चर करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ लिया, फिर हम डीपीएस सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं खुद से, फिर गलती करते सीखते हैं हम, ठीक है, फिर हमको डाउट भी होते हैं। लेकिन आरआर बैच में क्या होता है कि आपको पहले तो आपको पढ़कर आना चैप्टर, और आपको जो है वो एक हल्की सी ब्रीफिंग देने के बाद आपको बोलेंगे भाई क्वेश्चन लगाओ। साथ में आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आप क्वेश्चन को बताएंगे, हाँ सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। हालांकि क्लासेस जो रिकॉर्डेड होती है, पर आप आंसर कीजिए उसमें। हम उतना पॉज देते हैं कि आप आंसर कर पाए आप, ठीक है। फिर आपको बताते हैं भाई इसमें आंसर में क्या गलती है, क्या सही है, इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का आंसर तो हम निकाल लेते हैं, पर अप्रोच सही नहीं होती हमारी, और उसके चलते यदि सेम टाइप का क्वेश्चन डेटा बदल के आगे अलग प्रकार से पूछ लिया तो बनता नहीं है उठ के। तो बेसिकली हमें मास्टरी करनी होती है एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। तो वो एमसीक्यू पे जो पकड़ बनाने के लिए आरआर बैच जो है वो सबसे अच्छा बैच है, जहां पर पूरी थ्योरी, पूरा कंटेंट एमसीक्यू के आसपास। तो पिछली बार हम लोगों ने पीवाईक्यूज लिए थे, इस बार हम लोग एमपीक्यू भी ले रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदलेगा इस बार एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बड़ा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे आप एनसीईआरटी की किताब उठाते हो, तो उसमें किताब उठाने पर जैसे चैप्टर खुलता है, चैप्टर के बाद में पहले एक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है, उसके बाद से हेडिंग चालू हो जाती है। तो पहली छोटी हेडिंग, फिर उसके बाद छोटी दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग एंड सो ऑन। तो हर हेडिंग को कवर करते हुए कि भाई कि एनसीईआरटी में ये हेडिंग दे रखी है, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, इस पर इस तरह की वैरायटी बनेगी, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। जाहिर सी बात है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक में चाहें तो 100 क्वेश्चन बना दें, तो वो 100 तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन वी विल ब्रीफ यू अबाउट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी फ्रेम। हाँ, मतलब ये कि आपको कुल मिला के ये अंदाजा लग जाएगा आपको
कि किसी चैप्टर में कौन से, देखो क्या होता है बेटा, जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि पूरा टॉपिक ए से लेके जेड तक सब इंपॉर्टेंट है, सब याद करो, नहीं। तो आप जब आरआर बैच में होते हैं तो आपको टॉपिक सब टॉपिक में से जुड़े हुए एमसीक्यू बताए जाते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि अच्छा कोई एक चीज पढ़ी, इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है, प्लासेंटेशन पे क्वेश्चन ऐसे आता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, फिजिक्स में भी सर बताएंगे कि मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस पे जब हम पकड़ में आते हैं ना तो हमारा सही रिवीजन होता है, क्योंकि देखो बेसिक की मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सब तो आप पढ़ लिए, ठीक है। अब उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है वो आरआर बैच के अंदर बताया जाता है। ये सेम चीज जो हम लोग बोल रहे हैं, मैं बायो में बोल रहा हूँ, सर फिजिक्स में बोल रहे हैं, वो सेम टू सेम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मेरा मानना ये है कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम जो चीज आप फटाफट साथ में आप रिवाइज करते चले आप, ठीक है। अच्छा सर, आप लोगों ने डीपीएस का क्या प्लान किया इसमें? डीपीएस हमारी रहेंगी लेक्चर वाइज। हाँ। लेक्चर वाइज का मतलब ये है कि हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे मान लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर को हमें मिनिमम 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, हाँ। कोई कम से कम 2 लेक्चर तो देने पड़ेंगे। तो एक लेक्चर में जितना कवर किया उसकी एक डीपीएस देंगे हम, पहली डीपीएस, हाँ। और सेकंड डे पे जब सेकंड लेक्चर आएगा तो सेकंड डीपीएस होगी। और एक डीपीएस में हम फिजिक्स में हम 45 क्वेश्चंस का प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये है कि वो तो एक दिन में तो अब जो है आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री सेम रहेगा, बॉटनी मतलब बायोलॉजी 1 बायोलॉजी 2 रहेगा ना, जो भी अपना एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। हाँ। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्लास में लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपको डीपीएस मिल रहा है, फिर वीकली टेस्ट आपका हो रहा है, तो मतलब आपको रिग्रेस डूब जाना है एमसीक्यू में, आपको कितना इतना क्वेश्चन आपको लगाना है बेटा, ठीक है। बाद में तो शुरुआत में क्या होता है कि डीपीएस में क्या होगा, हम रैंडम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देने के बजाय हम क्वालिटी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो चुन चुन के, ठीक है, चुन चुन कर चुनिंदा क्वेश्चन देंगे आप, ठीक है। तो पूरी, ताकि टॉप चैप्टर का कोई भी हिस्सा अछूता ना रहे, चैप्टर का पूरा क्रक्स जो है उसमें मिल सके। और देखो मैं यदि एवरेज भी मान लो कि हमने 120 लेक्चर लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और एवरेज क्वेश्चन 50 मान लेते हैं, तो भी 12 इंटू 50, सॉरी 120 इंटू 50, 12 पंजे 60, 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ डीपीएस की मैंने बात करी। और जब क्लास में चल ही रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, क्लास में चल रहे वो अलग हो गए, टेस्ट चल रहे वो अलग, मतलब मुझे लगता है सब मिलाकर 10,000 क्वेश्चन तो पहुंच जाएंगे आसपास 10,000, 8 से 10,000 के बीच में, 8 से 10,000 क्वेश्चन आपको जो है वो लगाने को मिलेंगे। और अब देखो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को तो चलता हूँ, बच्चों की फीलिंग मैंने पहली बार देखा है, हर बार तो मैं तो इतने दिन से 2017 से मैं बायोमेंटस में जो है वो अपना शुरू किया, मैंने उसको इतना साल हो गया, और आप भी बहुत दिन से आप 2018 से साथ में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी देख पा रहे होंगे, सडनली ट्रेंड ऐसा बना है कि बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर लोग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मैं somehow I feel very awkward कि जब बच्चे जो है ना, मतलब उनको वो सिर्फ एक भाई देखो, यदि हम कोई बैच लॉन्च कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड पे लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो मामूली फीस उसमें, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या हम लोग मतलब सच में बिजनेसमैन बन गए हैं, या हम लोगों को बच्चों ने टीचर की नजर से देखना बंद कर दिया। मतलब मैं somehow I got confused एक्चुअली क्या है ना, वो दिल की बात है आज निकल आई। एक तो एक्चुअली मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, पता नहीं मैं भी कितना सही हूँ, मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं भी वो भी बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होती है, देखो कई बार गरीब लोगों को लगता है कि सरकार हमको 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए दे दे, सरकार इतने नोट छाप दे, तो पूरा खेल इकोनॉमी का ही है। जिम्बाब्वे सरकार ने करके देख लिया, आज उनके यहाँ एक ब्रेड का पैकेट लेने जाओ तो उनकी करेंसी में 10 लाख और 20 लाख के आसपास का आता है। तो मुफ्त में जब कोई चीज मिलने लगती है तो उसकी वैल्यूएशन खत्म होने लगती है, पहला पॉइंट। सरकार जब अपने देश पे विपदा आती है तो सरकार गड्ढे खदवाती है, और कुछ नहीं तो रोड बनवाती है, कुछ तो भी ऐसा काम करवाती है कि लोगों को पैसा तो दे लेकिन कुछ काम के बदले दे। इससे होता क्या है कि उनको उस पैसे की वैल्यू होती है, तो वो उसे खर्चा तो करेंगे क्योंकि आया है तो खर्च तो करेंगे, लेकिन अननेसेसरी नहीं करेंगे। वहां पे फिर क्या है, जितनी नेसेसिटी है, जितनी आवश्यकता उतना खर्च करते हैं और इकोनॉमी चलती रहती है। ऐसे ही जब हम कोई क्लासेस की जब भी हम बात करते हैं, अब यदि हम हर चीज को फ्री में देंगे तो पॉइंट क्या है कि सिस्टम चलेगा कैसे, हाउ द सिस्टम विल वर्क। नहीं, हमारे को क्या फ्री मिल रहा था अब ये है कि जितना हम, जैसे हमारी जो भी लगभग सैलरी है, वॉट एवर भी द सैलरी, वो तो बात अलग हो गई, तो उस उतना अमाउंट यदि हमको कोई दे जाए, राहुल गांधी जी दे जाए, मोदी जी दे जाए, अमित शाह दे जाए, या अपने धीरू भाई अंबानी, नहीं धीरू भाई चले गए, मुकेश अंबानी दे जाए, अडानी जी दे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब हमें अपना सर्वाइवल चाहिए, हाँ। क्योंकि हम भी तो जी पाए ना। नहीं तो पता लगा कि हम आपके लिए मदद कर रहे हो, साथ में हम जाके शाम को फिर हम 4 क्लासेस में और घूम रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब कि कहीं और मतलब काम कहने नहीं का कर मतलब रहे। है कि चैरिटी विद डिग्निटी समझ लीजिए आपकी हाँ। ना कि यहाँ पर तो इसको बेटा बहुत ऐसा मत समझा करो, क्योंकि हम लोग को बड़ा दिल दुखता है। हम लोगों ने ना मतलब आप समझ लो कि जब कुछ नहीं था यूट्यूब में ना, तब हम लोग यूट्यूब पे पहले थे जिन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस को डालना शुरू किया हम लोगों ने, और सिर्फ डीपीएस के लिए और टेस्ट के लिए हमने ऐप और वेबसाइट प्रोवाइड किया। हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, और उसके बाद जब हम सुनते तो हमको मन को बड़ा खराब सा लगता है। मैं अभी भी आपको रिकॉर्डिंग करके पूरा बता सकता हूँ, 1 जून से हर साल अपना बैच चालू हुआ था 2018 में। अब देखो अपने साथ तो धोखा भी हुआ, अपना चैनल 2-3 बार हैक हो गया, सब कंटेंट उड़ गया वगैरह। अदरवाइज 1 जून को पहला लेक्चर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों के एक लेक्चर आते थे बकायदा। फिर कुछ दिन के बाद में उसे डबल करते थे। 6 लेक्चर हमारा 12 बजे से स्लॉट चालू होता था, शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास तक बच्चा लेक्चर खत्म कर पाता था। और प्रॉपर टाइम कैलकुलेट करके, जैसे मान लो 12 बजे वाला लेक्चर बायो का होता था, अब मान लो कि वो 45 मिनट का है तो 1 बजे ही अगला लेक्चर चालू करते थे। और मान लो 1 बजे वाला लेक्चर फिजिक्स का गलती से 1.25 घंटे हो गया, तो हम उसको कंसीडर करके 1.5 घंटे बाद मतलब 2:30 बजे फिर हम अगला तीसरा लेक्चर रिलीज करते थे। हाँ। पूरा मतलब हम वो सारी कैलकुलेशन रोज लिखते थे भैया। अभी भी कम्युनिटी पर जले होंगे पुराने, हाँ। होंगे तो पता नहीं, अब इतना पीछे जाके तो हम क्या ही देखेंगे। और उसके बाद सिस्टमैटिक डीपीएस, ऐसे नहीं कि रैंडमली मन में आया तो आज हमने 5 क्वेश्चन की डीपीएस ले ली फिजिक्स में, आज 7 की ले ली, आज मेहनत तो बेटा हम लोगों ने मतलब बहुत किया ऐसा है। नहीं किया हम मतलब लोगों हम ने। और अभी हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं बहुत, हर साल इतने रिजल्ट दिए, सब कुछ किया हमने। तो इसको ये मत सोचना कि सर लोग एक बैच और लेके, हमने सोचा है कि जो बच्चे कहीं छूट गए हैं पीछे, जिनको अभी रिवीजन करना है, तो अब एक और बात यदि मैं बोलूं ना, तो एक्चुअली क्या है ना कहीं कुछ बच्चे बहुत टाइम से जुड़ना चाहते थे, फिर यहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह की समस्याएं हुई तो हम लोग वहां से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब हम लोगों ने इस बार स्पेशल ऑप्स बैच को हम लोगों को अबॉर्ट करना पड़ा। क्योंकि कारण अबॉर्ट करने के पीछे कारण ये था कि यहाँ पे हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बहुत सारे बच्चे थे उसमें इंटरेस्टेड को हमको मतलब मना करना पड़ा, रिफंड करना पड़ा हम लोग को उनको ना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल का इशू आया था। तो फिर बच्चे बाद में बोलते कि ऑनलाइन कंपोनेंट लेने के बाद कि ऑफलाइन में सर अपने आप बताओ कहाँ से रुके हम, ठीक है, तो वो बड़ा इशू है तब के। तो भी मतलब हम लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो सही हो। अब चलो रोड के आरआर बैच पे आते हैं कि आरआर बैच का एक तो जो है वो क्लासेस किन दिनों लगेंगे, अपने अभी टाइम टेबल बनाना मैंने बनाया, मैंने काम किया हुआ देखो इस बैच का पूरा एकेडमिक काम सर देख रहे थे, सर से मैं पूछ रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे का मैंने क्लासेस को प्लान किया है अभी के लिए, जिसमें MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री रख रहे हैं। हाँ। और ट्यूसडे और थर्सडे हम बायो के लिए रख रहे हैं, बायो के 2 लेक्चर। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा हमने प्लान किया है। अब ऐसा प्लान करने से क्या हो रहा है कि बायो के 1 वीक में मिनिमम 4 लेक्चर हो रहे हैं, हाँ। और फिजिक्स के 2 और केमिस्ट्री के 2, सॉरी 3 की, हाँ। फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3 और बायो के 4 हो रहे हैं। अब जैसे ही ऐसा होगा कि मान लो कि फेब के महीने में आप आगे निकल गए बायो में, तो हम ठीक है ना, कोई पोर्शन पूरा भी हम उसको ये करेंगे मैनेज करते हुए कि भाई आगे पीछे रह गया, हाँ। तो उसको बैलेंस करते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स पे भी डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में 20 या 22 ही चैप्टर हैं, लेकिन फिजिक्स में अपने 30-32 चैप्टर हो जाते हैं, केमिस्ट्री में बायो में 33-34 चैप्टर हो जाते हैं। तो वो सब प्लानिंग का हिस्सा है। तो अभी उसको क्या हम प्लान में है, तो उसको और मान लो कोई फॉर्मेट में बदलाव आएगा, कुछ आएगा तो वो भी मौका रहेगा, चांस रहेगा हमारे पास करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी तो टेस्ट। अच्छा ये लेक्चर की प्लानिंग फिर इस हिसाब से, और 2 लेक्चर से क्या है ना कि देखो मन भी बोर नहीं होता है। जैसे मान लो हम दे दें कि एक ही फिजिक्स पढ़नी है सुबह से लेकर शाम तक, तो मन खराब हो जाता है। मतलब 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कितनी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो 2 सब्जेक्ट से क्या वैरायटी भी मिलेगी। और नीट वाले बच्चे के साथ में एक प्लस पॉइंट क्या होता है ना, नीट वाले बच्चे को आप फिजिक्स की किताब दे दो, वो फिजिक्स की किताब भी पढ़ सकता है बायो की तरह, लेकिन बायो को भी वो बायो की तरफ पढ़ लेता। तो बायो के 2 लेक्चर से बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने ऑब्जर्व भी किया। क्योंकि अब तो फर्स्ट हैंड भी हमें देखने को मिलते हैं बच्चे, तो उससे हमें पता लगता है कि बायो के आप डबल क्लास रखते हो तो बच्चों को परेशानी नहीं होती है। फिजिक्स या केमिस्ट्री की डबल क्लास होने पर क्या बच्चा कैप्चर नहीं कर पाता उतना, तो वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में बायो के अगले दिन में अल्टरनेट में डबल लेक्चर रखे हैं। हाँ, मतलब ये टाइम पर आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखा है, आप कर पाए उसको। ये मानकर चलिए कि आपके पास ये मौका है कि आप जो है वो अपना 11 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर, जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च मान लो, हाँ, मतलब 11 दिसंबर से 11 जनवरी 1 महीना हो गया, 2 महीना 11 फरवरी, और जो है वो अपना 10 मार्च 3 महीना, मतलब 3 महीने, तकरीबन 3 महीने में आपको जो है वो एक बार फिर से जहां खड़े वहां से आपको 200 नंबर का जंप लेना, 200-250 नंबर का जंप लेना है। ले पाएंगे सर?
मैं सर इस मामले में यही कहूंगा कि जो बच्चा अभी लाइक मोर देन 300 मार्क्स पे खड़ा है, हाँ मतलब जो 300 से नीचे खड़ा है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके बारे में मैं क्लियर बोल दूं भैया तुम ना आओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे। हाँ 300 प्लस होगा ना तो एक स्कोप है, और 300 में भी ऐसा नहीं पता लगा बायो की 250 नंबर और फिजिक्स केमिस्ट्री 25 है। हाँ मतलब ये कि थोड़ा बारूद तो होना चाहिए अंदर यार। हाँ, मतलब बारूद अंदर नहीं होगा तो पटाखा कैसे फटेगा यार। हाँ। पता चला कि ऐसे कागज की पुंगी बना के दे, रोज मोटिवेशन दे रहे हैं उसको कागज की पुंगी को, फट जा बट नहीं फटेगा तो बारूद ही नहीं है अंदर। जब बारूद नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। हाँ। तो थोड़ा दिल में मतलब एक बारूद की भावना की नहीं करना है, कर गुजरूंगा टाइप से ऐसा। अभी क्या देख रहा हूं मैं कि अभी क्या है, अपनी जो कंटेंट टीम है ना, कुछ वीडियो की क्लिपिंग छोटी छोटी निकाल के चलाई थी कि डॉक्टर कमाई। अब क्या क्लास में जो बताता हूँ मैं, ऑफलाइन में मैं बताता हूँ लंबी चौड़ी भूमिका के साथ में वो चीज, ठीक है, किसी रेफरेंस में। अब वो बीच में से कट जाती क्लिप और वो डाल जाती है उसमें कि डॉक्टर की कमाई जो है वो 2 करोड़ रुपए महीना, ठीक है। अब एक लेटेस्ट में कुछ तरह तो उसके बाद फिर अरे कहाँ ऐसा, फिर कोई डाल रहा है कि अरे डॉक्टर के पास कहाँ होता है, मैं एमबीबीएस का, मेरे तो 50,000 महीना में। अब वो रेफरेंस है देश के अच्छे डॉक्टर का, एमडी डीएम करने के बाद का, बड़े शहर का। तो मतलब कहने का मतलब ये कि कॉन्टेस्ट इसका ही इसकी बात है, तो फिर वो मिस इंटरप्रिटेशन चीजों के होने लगते हैं उसके। सिंपल सी बात है, अब जैसे हम कहते हैं देश में बहुत, पता नहीं बुरा ना मानना, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, किसान एक होता है छोटा किसान और एक होता है बड़ा किसान। एक के पास में 1 एकड़ जमीन, एक के पास में 100 एकड़ जमीन। अब जो 1 एकड़ जिसके पास जमीन है उसने जब गेहूं किया उसको हार्डली 20 बोरी के आसपास का गेहूं होगा, हार्डली। अब 20 बोरी में उसका खर्चा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। अब चूंकि जमीन छोटी है तो उसकी जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। अब वही 100 एकड़ वाला है तो उसका जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है, उसे बचत ज्यादा मिलती है। अब है तो दोनों भी किसान। अब जो 100 एकड़ पे जो बैठा हुआ किसान है वो ये बोलेगा खेती बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही 1 एकड़ पे बैठा हुआ किसान क्या बोलेगा, खेती ने तो परेशान कर रखा है, कुछ मिल नहीं रहा। तो ये पर्सपेक्टिव हो गया कि बैठे कहाँ है। ऐसे ही है हर चीज में, ऐसा ही मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि देखो मेडिकल फील्ड में पहली बात तो ये है कि आपको, अब एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि रिपीट पे रिपीट लिए जा रहे हैं। 8वां अटेम्प्ट पहुंच गए, 35 साल उम्र कर ली, 26 साल उम्र कर ली। भैया ऐसा है, साल खराब करने के लिए नीट का एग्जाम नहीं है। तो मतलब यदि बिल्कुल ही मतलब आप तैयारी में ही नहीं है, आपने देखो मैं क्या बोलता हूं असफलता, कि तुमने पूरी शिद्दत के साथ पूरे दम से तुमने 3 अटेम्प्ट दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ दो। लेकिन तुमने कभी तैयारी की नहीं है, तुम टाइम पास करते रहे एग्जाम के पहले तक, और उसके बाद तुम बोलते हो अरे 7 अटेम्प्ट हो गए, भगवान मेरा क्या होगा। अरे तुम 7 अटेम्प्ट में तुम सोचो ईमानदारी से तुमने कितने अटेम्प्ट दिए थे, ईमानदारी से कितने अटेम्प्ट दिए थे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जस्टिफाई कोई नहीं करेगा उस चीज को कि मैंने एक भी अटेम्प्ट ईमानदारी से नहीं दिया। भाई एक कहते हैं ना कि आसमान में भी सुराख होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे दोस्तों, ठीक है, आसमान में भी सुराख होता है कि एक पत्थर मार के देखो के, लेकिन वो चीज क्या बोले आदमी। एक्चुअली क्या है ना, पता है सिनारियो, मतलब कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब रिसर्चर्स कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 3 साल है। 3 अटेम्प्ट से ज्यादा यदि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लग रहे हैं, इसके 2 ही मतलब है कि या तो आपने उसको सीरियसली तैयारी की नहीं है या फिर आप उस चीज के लिए बने नहीं। इन 2 में से कुछ एक है। मतलब या तो पहला पॉइंट सुना, सीरियस तैयारी आपने की नहीं है, हाँ। या फिर आपने की है तो फिर आपके लिए भगवान ने कुछ और बेहतर सोच रखा है, कुछ और बेहतर समझ रखा है। क्योंकि होता है ना कि जैसे मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ कि ऐसे जैसे मैं बायो की किताब को देखता हूँ, उसमें इतने सारे नाम लिखते हैं कि सजीवों का क्लासिफिकेशन चालू हुआ, पहले बोलते 2 हैं, जानवर है और पेड़ है, मतलब पादप और वो जो भी है, फिर बोलते हैं फिर 3 हो गए, फिर थोड़ी देर बाद बोलते नहीं 4 हो गए, फिर बोलते 5 हो गए, फिर हर किसी ने अलग अलग दिया। कभी वो हक्कल आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी वो विटकर आ गया, ऐसे नाम है। अब मुझे नहीं याद होते। ये तो आप बायोलॉजी पढ़ना क्यों चाह रहे हो? क्या मतलब आप मेरे क्षेत्र में प्रवेश करा? मैं आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाह रहा। ये क्या है ना, इंटरलिंकिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ। रीजन ये है कि जो नीट वाला बच्चा है उससे जब इस वाला टीचर थोड़ी बायो की बात कर रहे ना, उसे लगता है कि हाँ भाई कि भाई हम सही जगह आए हुए हैं,
सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही है। हाँ। तो ये फर्क पड़ता है। अब मैं मैथ्स के लिए जैसे कुछ भी मैथ्स का फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन है, कोई भी सवाल है, मैं उसे पढ़ भी लेता हूँ तो मुझे हो जाता है। लेकिन वही जब मैं बायो के जैसे देखा तो मुझे पता ही नहीं लगा मैंने जो बोला उसमें से कितना सही था और कितना गलत था। हाँ। हो सकता है कि पूरा ही गलत भी बोला हो मैंने, पर वही जब नंबर्स घूम रहे होते हैं, नंबर्स चल रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठते हैं। जब नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ लिखा हुआ चलता है कि भाई हाँ इसने ये काम किया, तो फिर हमसे गलती होती। तो ब्रेन जो है ना, वो भी मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल अनुभव में बताना भी दो तरह का होता है। एक जो चीजों को याद रख पाता है और एक जो सिर्फ लॉजिक लगा पाता है। जिनके पास दोनों होते हैं फिर वो अलग लेवल पे बैठे होते हैं, पर जनरली मुझे लगता है अपने को कोई एक एक्सपर्ट तो बनना नहीं। हाँ। आधा लॉजिक और आधा याद। हाँ। उतने में अपना नीट का काम हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, और आराम से डॉक्टर काम के लिए वही चाहिए होता है, आधा लॉजिक आधा नॉलेज। बिल्कुल याद होना चाहिए। मतलब पता अभी कल मैंने एक रील देखी, हाँ। बहुत शानदार, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है अपेंडिक्स का, हाँ। और ऑपरेशन करने के लिए उसने फिर बोला कि ऑपरेशन चीर फाड़ कर चुका है। उसके बाद उसने विकिपीडिया सर्च कर लिया, गूगल सर्च कर लिया, फिर वो अपने एक दोस्त को फोन लगाता है, मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद उसने एक टर्मिनोलॉजी बोली, वो मैं भूल गया हूँ यार, वो चीज तो मिल ही नहीं रही। उसके बाद कोई एक दूसरा आता है, बोले कि ऑपरेशन का चल रहा है, बोले अपेंडिक्स का, बोले कि तुमने बॉडी को उल्टा रख रखा है तो मिलेगी कैसे। तो कुछ इस तरह के भी डॉक्टर होते हैं भाई। अभी जिसको याद ही नहीं कि अपेंडिक्स भाई आगे से फाड़ना है, तुम पीछे पीछे लिटा दिए उसको, तो दिक्कत वाला ही कार्यक्रम है। तो याद होना चाहिए तुरंत की बॉडी में कौन सी चीज कहाँ है। बड़ा भयंकर एग्जाम्पल भाई। कल ही मतलब रील देखिए, हालांकि मैं देखना पसंद नहीं करता, लेकिन क्या है, हाँ एक रील से मुझे एक पॉइंट और याद आया। एक्चुअली पता है धीरे धीरे क्या हो रहा है, रील का एडिक्शन इस लेवल पे है कि आप लेंदी लेक्चर्स को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। रील ने पूरा का पूरा साइकोलॉजी बदल दिया है। लंबे लेक्चर्स देखना, आपने देखो अभी अपन ने खुद देखो रहे कि अपने यही ऑनलाइन लेक्चर जो है 1-2 साल 3 साल पहले बच्चे बहुत चाव से पूरा देखते थे पुराना। हाँ। अभी वो उसको देखने के लिए 2x स्पीड 3x स्पीड और बंद कर देंगे, फिर थोड़ा मतलब अभी बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये क्रिएटिव नहीं किसी भी एंगल से नहीं, बिल्कुल ये खतरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं। और मतलब अटेंशन डेफिसिट हो रहा है बेसिकली। हाँ, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब हम भी, और आपको कभी पता ही नहीं लगेगा, आप रील देखने के बाद चालू करो, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, आप आराम से मजे में लगे रहोगे। मतलब जब तक कि आंखें नहीं थक जाएं तब तक आप सोते भी नहीं हो। हालांकि इस मामले में इसलिए मैंने अपने आप को पूरा रखा है कि भाई घड़ी लगा लेते हैं, 10 मिनट से ज्यादा हमने बच्चों रील तो हमने स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है। वो स्ट्रिक्टली रील, और रील जैसे रील वो खतरनाक चीज है। तो वो आपका एक तो क्या फोकस चेंज करती, बार-बार चीजें बदल रही होती उसमें, तो मतलब वो पता नहीं कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते आप। तो आपका आप किसी भी बड़े मुद्दे पर आप सोच भी नहीं पाओगे, आपके विचार एक जगह पे लंबे रह ही नहीं पाएंगे एक्चुअली। बिल्कुल चेंज होंगे, फ्रीक्वेंट चेंज होते ही हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे देख रहे होते। बच्चे बोलेंगे आरआर बेस से कहां पहुंच गए ये लोग, तो सामाजिक मुद्दों पे बात करने लगे भी है ना। अब ये है ना, देखो अच्छा, आरआर बेस के नोट्स में तो हम जो अपन क्लास में जो क्वेश्चंस कराएंगे, जो क्लास का जो पीपीटी होगा वही नोट्स में आएगा ना। हम क्लास का जो पीपीटी है उसको हम टाइप करवा के देंगे। मतलब यदि क्योंकि क्या है, देखो हम क्लास का पीपीटी डायरेक्ट देंगे तो अपन तो नोट्स के फॉर्म में देंगे। हाँ, हम नोट्स के फॉर्म में देंगे, क्योंकि एक्चुअली बताऊं, मैं ईमानदारी से नहीं मैं बताऊं तो हमें क्लास की पीपीटी देना ज्यादा आसान है हमारे लिए। हाँ। क्योंकि वो तो क्या सीधी वहां से अपलोड ही करनी होती है। हाँ। लेकिन उससे क्या है, बच्चों को परेशानी होगी। पहली परेशानी ये होगी नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। नहीं वो सब हम दूसरी परेशानी होगी बच्चे प्रिंट आउट निकाले, बच्चे जब तो कम पेजेस में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है, अब यहाँ पे एक जो चीज होगी वो क्या होगी कि जो हम टाइप करवा के देंगे उसमें हम सॉल्यूशन नहीं देने वाले। मतलब हम तो सोच हाँ, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, कोई उसके लेक्चर देखना पड़ेगा ताकि आप सीखें। मतलब हर चीज है ना, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते बेटा, है ना, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा आपको। फायदा तभी होगा आपको जब आप खुद कर देखोगे आप, तो ही आपको फायदा होगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज जो देखने में आसान लगती है वो आसान होती नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे जो जैसे वो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे, अलग अलग बच्चे, वो भी जुड़ना चाह रहे हैं इसमें, तो ठीक है बेटा, जुड़ सकते हैं आप उसमें के। बाकी यदि आपको लगता है कि कोई इसमें क्या, यदि हम पुराने बच्चे ऑलरेडी फोकस बैच में टेस्ट सीरीज में है, तो सपोर्ट टीम आपको जो है, हमारी जो टीम है वो आपको क्या बेनिफिट दे सकती है, तो उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो हर चीज में क्या होता है ना, कुछ चीजें कभी कर भी लेनी चाहिए। अब यदि हम बोले, देखो हम लोग की वो आदत नहीं रही है कि हम बोले कि कल हम बैच लॉन्च करें कि भैया ये हमारे बैच की फीस 1 लाख है,
लेकिन तुम 10 तारीख तक ज्वाइन कर लो, 90% डिस्काउंट देंगे और 10,000 में मिल जाएगा। हम चाहें तो ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, हमें पता होता है कि हमें इतना we are very poor in marketing planning and all these things। तो सिंपल सी बात बताइए कि हमको ऐसा लगता है कि आपको पहले सबसे पहले तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कभी भी किसी भी चाहे वो आप ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑफलाइन एजुकेशन हो, शिक्षा जहां इन्वॉल्व है वहां पे शिक्षक इन्वॉल्व है और विद्यार्थी इन्वॉल्व है। और शिक्षक गुरु और शिष्य, वो परंपरा भले ही आधुनिक हो गई हो, समय कुछ भी हो गया, वो परंपरा हमेशा बरकरार रहेगी। मतलब ये कि गुरु का सम्मान, शिष्य से प्रेम, शिष्य को सही शिक्षा देना, ये सब जो है भारतीय संस्कृति में है और बल्कि ग्लोबली है सर। बिल्कुल हर जगह पे जो है अपने मास्टर का फ्रांस जैसे देशों में टीचर को इतना सम्मान दिया जाता है, मतलब कि यदि कोई टीचर है और वो ट्रेन में जा रहा है तो मतलब जैसे पता लगा टीचर है, प्रोफेसर है, टीचर है, उनको मतलब बकायदा बैठने को सीट से लेकर हर चीज। मेरा मानना ये कहता है कि अभी भी ना हम बहुत अधिक कमर्शलाइज ना करके गुरु शिष्य परंपरा जो है ना वो रहना चाहिए। तो आपको पहला सबसे पहले तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा ये, हाँ हम जुटेंगे सर के साथ पे तो हमको फायदा होगा, मेहनत करेंगे। सर जो बोलेंगे मतलब आप अपने आप को 3 महीने अपने आप को सौंप दो, हम लोग को 3 महीने अपने आप को सौंप दो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, कोशिश करो जरूर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल सर ऐसा है, देखो क्या होता है ना, मतलब एक पेशेंट और डॉक्टर की कहानी, चूंकि हम इसी फील्ड में इसी पर बात करते हैं कि यदि कोई पेशेंट किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास में भी चला जाए और यदि उसके मन में 1% भी डाउट है ना, पता नहीं है डॉक्टर साहब ने गोली कहाँ से दी, और आजकल तो आधे डॉक्टर तो गूगल से बने जा रहे हैं, वो अलग कहानी। और यदि उसका 1% भी विश्वास नहीं है ना, तो डॉक्टर ने कितनी भी अच्छी दवाई दी हो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक होता है ना अपने मेडिकल फील्ड में कि गोली में असली दवाई नहीं होती, खाली होती है, क्या बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, यदि विश्वास होगा ना डॉक्टर पे तो वो प्लेसिबो भी काम कर जाता है, वो भी काम कर जाता है। विश्वास से आपको ध्यान आया मुझे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर लोगों ने भगवान जी को ऐसे सोफे पे क्यों रखा हुआ है और ये ऐसे, तो ये ऐसा मानकर चलते हैं हम लोग कि भैया ये हमारे साथ में ही है। तो भी कुल 3 कमांडर बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। अमर सर, मैं और जो है वो अपना बालाजी भगवान के तिरुपति बालाजी हैं ना, तो वो बैठे हैं। तो तब ये है कि मैं ये मानता हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग से कि आप सब लोग जो है वो साथ में, तब आप मान के चलिए कि इनकी साथ में है तो आपका भला करेंगे, सब बढ़िया होगा, आपका सक्सेसफुल आप होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि बेटा देखो है ना, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आइए आप, ठीक है, प्राइड के साथ बाहर जाइए। ठीक है, कम इन विथ फेथ, ठीक है, और स्टेप इन विथ फेथ एंड स्टेप आउट विद द प्राइड। ठीक है, मतलब आपको वो जो मेडिकल में सिलेक्शन होने का, डॉक्टर बनने का जो गर्व है ना, वो आपको उसका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। तो अपने हक का पाना है ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आरआर बैच जो है वो एक बहुत ही, मैं लास्ट में ब्रीफ करता हूँ कि ये रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच है। क्लासेस मंडे टू जो है वो फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और एक दिन में 2 क्लासेस होंगी आपकी। हर क्लास के बाद आपको डीपीएस मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको जो है इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट भी होंगे आपके। और आरआर बैच जो है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक पे आपका जो है वो खत्म हो जाएगा और मार्च के सेकंड वीक से जो है आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा। क्रैश कोर्स में आरआर बैच के सारे बच्चों को कोई भी फीस नहीं देनी है, वो उनका साथ में इंक्लूसिव रहेगा वो, ठीक है ना। और क्योंकि क्रैश कोर्स की फीस भी इतनी है जितनी आरआर बैच की फीस है, ठीक है, तो वो फीस आपका जो है वो ऑलमोस्ट वेव ऑफ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, फीस में सेकेंडरी से पहली बात है कि आपको रिवाइज करना है और रिवाइज करने के लिए एक बाहरी फैक्टर की रिक्वायरमेंट है कि कोई आपको मोटिवेट करता है, पढ़ते साथ में आप। लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर या लाइव नहीं है, मतलब या ऑनलाइन नहीं है। ये मानना है कि आप मेरी क्लास में बैठे, जैसे आपने मोबाइल ऑन किया, लेक्चर चालू हुआ, आपको ये मानकर चलना है कि आप क्लास में बैठे। इतना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कि ट्रस्ट का लेवल वही कि हम ये मान रहे हैं कि सोफे पे भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रस्ट का लेवल है। ठीक है, हम मान लिए, मतलब मान लिए वो हमेशा ऐसे ही, उधर मेरा चेयर है, इधर भगवान जी का चेयर है, तो बैठे हैं। हमने ये मान लिया है कि वो ट्रस्ट, तो वो ट्रस्ट की भैया हम क्लास में सर के सामने बैठे हैं, सर बोलेंगे तो मानेंगे सारी बात। जब हम ट्रस्ट है ना, देखो कई चीजें ऐसी क्या देखी है हमने, नहीं देखी, पर हम ट्रस्ट करते हैं। हम ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं ना, ठीक है, और हमारे अनुसार चीजें घटती भी है। ट्रस्ट होगा तो चीजें घटेंगी आपके अनुसार। अब आपको यकीन ही नहीं है तो आपके अनुसार चीजें नहीं घटेंगी। वही है ना, क्या होता है ना, क्या होता है, विश्वास करके आना जरूरी है। यदि आप विश्वास किए बिना आए आप और बैठ के आप सोचो कि हम कि 10 टीचर्स को कंपेयर करते बैठे कि ये ऐसे पढ़ा, तो आप पता है वहीं उलझे रह जाओगे।
क्योंकि एक चीज को आप 10 जगह से समझोगे तो हर किसी का समझाने का तरीका अलग होगा, स्टाइल अलग होगी। वो कोई पॉइंट पहले बताता होगा, कोई पॉइंट बाद में बताता होगा, और इस कंपैरिजन में ज्यादा उलझ जाओगे। जितना यकीन आप अपने पेरेंट्स पे करते हो ताकि आपको टीचर्स पे करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा, ठीक है। और यकीन मानिए आपके पेरेंट्स के बाद में सबसे ज्यादा आपका सिलेक्शन चाहने वाले हम ही लोग हैं, और कोई नहीं है। ना आपका भाई ना बहन, सब देखो सब दुश्मन बनने वाले हैं, सब रिश्तेदार वगैरह। क्या होता है ना, ये सारी रिश्तेदारी भी पैदा तभी होती है, आपका सिलेक्शन तो हो जान दो, सिलेक्शन हो जान दो। जिन जिन रिश्तेदारों को आपने देखा भी नहीं होगा ना, वो भी आपसे मिलने आएंगे। बस ये सिलेक्शन का ही खेल होता है। हाँ। सक्सेस और फेलियर में यही अंतर होता है। सफलता में लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और फेलियर में लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस फेज में बैठना चाहते हैं और क्या आप अनुभव करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आजू बाजू में लोग आपसे पूछें, आपको सफल होना पड़ेगा, तो आपसे दुनिया पूछेगी, और नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। कोई भी उदाहरण आप दुनिया में ले सकते हैं, गौतम अडानी जी ले लीजिए, चाहे धीरू भाई अम्बानी जी ले लीजिए। जब तक वो नहीं थे कुछ, तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। आज हर कोई जानता है। सही तो वही बेटा देखो ना, तो आरआर बैच में जो है आपको जो है वो पूरे मेहनत कीजिए बेटा। अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी चूक गए ना, दिसंबर जनवरी फरवरी चूक गए तो फिर अगला साल है सीधा सीधा, ठीक है। और एग्जाम में बहुत कुछ जो भी बदलाव होंगे समय से अपडेट करते रहेंगे। और हम लोग वो बाकी यूट्यूबर से दौड़ते नहीं है, इतनी सी खबर आई टाइम्स ऑफ इंडिया में दौड़ गए उसको, नहीं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे जरूर शेयर करेंगे, और नॉन ऑथेंटिक पर बात नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज मैं शायद ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मतलब देखो, जिन लोगों के ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट लेके पहुंच चुके हो, उन लोगों को मेरी एक ही सलाह है, कोशिश कीजिए कि आप इस बार निकल जाएं, क्योंकि संभावनाएं बन रही हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या एज लिमिट को लगाने की। हाँ। पूरी संभावना अभी मुझे किसी ने बताया कि भी संभावना ये चल रही है अभी, अब पता नहीं कितना सच है, लेकिन एक वो 12+2 हाँ वही टोटल 12वीं के बाद जो है 2 अटेम्प्ट आती है। ये जैसे जेई में पहले होता था कि 12+1 था। हाँ। मतलब आपने 12 के साथ में एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, और उसके बाद एक अटेम्प्ट। जेई में ऐसे था हमारे टाइम पे। हाँ। अब ऐसे ही नीट में वो लगा रहे हैं कि भाई कि 12+2 अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट बहुत चीजें हो सकती है कि ये अटेम्प्ट आपका जो है ना, ये साल वो जो भी करेंगे फिर वो कमिंग ईयर के लिए करेंगे। हाँ, इसलिए अभी फिलहाल में आप लोगों को जिसको भी है वो मौका है बेटा, इस मेहनत करो, ठीक है। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग जो है वो ये जो है वो आप जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आप सब बढ़िया करें बेटा ना, आप लोग जो एग्जाम में सफल हो आप, ठीक है ना, मेहनत करें आप। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे लड़ाई में जो है ना, कोई आपको साथ चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका अपना स्वयं के ऊपर भरोसा होना, ठीक है ना। आत्मविश्वास जो होगा तो बेटा कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल, डरो मत, हम आपके साथ में आपके पीछे ही खड़े हैं। आप ऐसे मानिए कि जैसे हम लोगों ने मान के रखा है कि हमारे भगवान हमारे साथ बैठे हैं, वैसे आप अपने टीचर को आपके साथ में समझिए। यदि आपने ये चीज को समझा तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते मेहनत आपको करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। चलिए बेटा ना, फिर आरआर से मिलते हैं हम दिसंबर में, चलो ना 11 दिसंबर से क्लास होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।